के पारस अस्पताल ने बनाया 7 लाख से अधिक का बिल। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता दिखे एक्शन मोड में। जांच करने पर अस्पताल ने बनाया 2,90,000 का बिल। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता लिखेंगे सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पत्र। पंचकुला में 3 गुना अधिक पैसे लेने वाले अस्पतालों पर होगी कार्यवाही। तय रेट से अधिक वसूलने वालों पर भी होगी कार्यवाही। कोविड मरीजों का शोषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही। हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जांच की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों के जितने बिल बनाए गए हैं उसकी ऑडिट होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पत्र लिखूंगा। गुप्ता ने कहा कि जो भी प्राइवेट अस्पताल जांच में दोषी मिलेंगे उनका लाइसेंस रद्द हो तथा उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ज्ञानचंद गुप्ता ने आगे कहा कि पंचकुला के पारस अस्पताल के खिलाफ मेरे पास एक शिकायत आई थी। एक मरीज पर बिल 7,59,811 रुपए का बिल बना दिया गया था। जब जांच की गई तो अस्पताल ने दोबारा से 2,90,000 का बिल बना दिया। गुप्ता ने कहा कि जांच कमेटी ने पारस अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में हॉस्पिटल के तय रेट की लिस्ट की गई है, जो कि तय रेट से अधिक वसूलने पर कार्यवाही होगी और कोविड मरीजों का शोषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला के एक निजी अस्पताल से 3 गुना ज्यादा पैसे लिए गए हैं, उस पर उचित कार्यवाही होगी। सुनिए ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। साथ में अच्छा ये किनका है जी? दूसरा ये 3 है, इसमें तो 3 है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आज हम सभी से बातचीत करेंगे। उससे पूर्व में 2-3 परिचय आपके सम्मुख कॉर्पोरेशन के काउंसिल के सदस्य हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ये पत्रकार वार्ता कोविड महामारी जिसने पूरे देश को संक्रमित किया हुआ है और पूरी तरह से आज कोविड जो है 19 उसके कारण लगभग हर व्यक्ति परेशान है। हर परिवार के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति कोविड से पीड़ित है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से कोविड पेशेंट्स की सहायता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, या दूसरा जो टॉक्सिलिजुमैब इंजेक्शन है, या अन्य कोविड की जो भी दवाइयां हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए और उसके साथ साथ हर जिला के अंदर कोविड पेशेंट्स को लेकर के विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोविड पेशेंट्स की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए और एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं कि कोविड पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार से उनको
शोषित ना कर सके। कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट्स तय किए गए हैं कि वो इस रेट से ज़्यादा ना लें। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने जारी की हैं, चाहे वो नॉन NABH अक्रेडिट जो हॉस्पिटल्स हैं और JCPNABH जो अक्रेडिट इंक्लूडिंग एंटी लेवल NABH हॉस्पिटल्स हैं। अलग अलग रेट तय किए गए हैं। मॉडरेट सिकनेस आइसोलेशन बेड्स जो NABH अक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 8,000 रुपया, स्वीयर सिकनेस ICU विदाउट वेंटिलेटर 13,000 रुपया, वेरी स्वीयर सिकनेस ICU विद वेंटिलेटर केयर 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से और जो NABH के रेट हैं वो आइसोलेशन बेड्स के लिए 10,000 रुपये, ICU विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपये और ICU विद वेंटिलेटर केयर 18,000 रुपये। इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने दी। एक दो चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो रेट्स हैं, इन रेट्स के अंदर द रेट्स विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ underlying comorbid conditions including supportive care and cost of medications thereof for the duration of care for COVID-19. Since many of the COVID-19 patients have conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular problems, etc., the charges for medical care of such comorbidities will be a part of the package. अर्थात इनका कोई एक्स्ट्रा वो चार्ज नहीं करेंगे। The hospital shall provide seamless and hassle-free service to the patients suffering from COVID-19, shall extend all normal courtesies and facilitate admission, treatment, counseling of relatives, discharge, etc. to patients without any delay or denial of medical facility. तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस सरकार की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा however this will not include the experimental therapies, that is remdesivir etc. ये जो इंजेक्शन जो 2-3 हैं इनके बीच में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पंचकुला के अंदर कोविड पेशेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ओवरचार्जिंग हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रशासन से इस बात का आग्रह किया कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिलिंग है उसकी जांच कर सके, देखरेख कर सके और पेशेंट्स को ओवरचार्जिंग ना हो। तो ये 1 मई को एक कमेटी फॉर्म की थी हमने, जिसके संजीव राठी DETC सेल्स इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजीव नरवाल DCS IDSP, डॉक्टर अंजला ढींगरा SMO, डॉक्टर शिवानी हुड्डा SDS, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल RMO, श्री नरेंद्र खंडोला AOZP और श्री BB सिंगल एज ए वॉलंटियर हमने इनको उसमें कमेटी में रखा। मेरे पास 3 लोगों की शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ पर जो पारस हॉस्पिटल के अंदर जो ओवर चार्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेशेंट्स है उनका केयर ठीक नहीं हो रहा। तो हमने वो तीनों
तीनों बिल जो इस कमेटी को दिए थे और कमेटी ने वो तीनों बिल ऑडिट किए। मैं खुद पारस हॉस्पिटल के अंदर भी गया था और वहाँ जाकर के जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनसे बात की, लेकिन वो मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास एक बिल आया था 7 लाख, कहाँ है वो बिल? ये बिल था कुछ 7,59,831 रुपये 11 पैसे का बिल, प्रोविजनल बिल जो उन्होंने कहा कि ये हमने उनको दिया। जब इसके अंदर हमने आइटम टू आइटम चेक करना चाहा तो इसके अंदर जो रेट्स उन्होंने चार्ज किए मार्केट रेट से जो 3 गुना है, जो सर्जिकल आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो चार्ज की हुई, और जो दवाइयाँ भी दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जो नेक्सस बनाया हुआ है, अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ जो भी हैं वो लिखते हैं, वो मेडिसिन कहीं बाहर मिलती नहीं है। उन मेडिसिन की कॉस्ट जो है बाज़ार से 3 गुना है। सेम साल्ट की मेडिसिन बाज़ार में उनसे 1/3 रेट के ऊपर मिल जाती है, क्योंकि वो लिखते हैं कि इसी ब्रांडेड की हमें वो दवाई चाहिए, और वो मिलती उनकी जो फार्मेसी है वहीं से मिलती है। तो वो फार्मेसी से दवाई पेशेंट को लेनी पड़ती है और 3 गुना आइटम, 3 गुना रेट वो वहाँ पर दे करके आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद हमने ऑब्ज़र्व की कि किस प्रकार से जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोनाग्रस्त है, जो मैं समझता हूँ कि पीड़ित हैं, उनको किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो और ज़्यादा तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि मेरे पास ये शिकायत आई थी, एक पेशेंट हैं जोग ध्यान, इनका बेटा मेरे पास आया था कि मेरे पास बिल आया है 7,59,831 रुपये का, और मैं बिल दे नहीं पा रहा। मेरे पास 3 लाख रुपए थे, 2,95,000 वो मैंने जमा करा दिए। तो कोई मेरा अरेंजमेंट किया जाए। तो उसको मेरे सन इन लॉ से कहा कि भी इसको लोन जो है वो कंपनी से लोन मिल सकता है कि लोन ले लीजिए। वो इंतज़ार वगैरह करते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, जा कर के हमें एक बार हॉस्पिटल में देखना चाहिए। तो वहाँ गए तो उन्होंने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये हमने प्रोविज़नल बिल दिया है। तो मैंने कहा भी प्रोविज़नल, इसके ऊपर प्रोविज़नल बिल आपने लिखा है, प्रोविज़नल बिल और ओरिजिनल बिल के अंदर कितना फ़र्क हो सकता है? कोई 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा। नहीं, उन्होंने कहा ठीक। उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो ओरिजिनल बिल बना करके दिया है वो 2,90,000 रुपये। जो 7,59,000 का बिल था वो 2,90,000 का हो गया। ये बिल की जो उन्होंने रिवाइज दिया है वो भी मेरे पास है, जो पहला बिल है वो भी इस पर। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोविड पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, उनको जो भी मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगनी चाहिए। एक जो हमने ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल सबमिट हुई है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है ये लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परसुअल ऑफ द 3 bills mentioned above, the committee is of the considered view that
The rates of tests not covered exempted under Haryana government guidelines dated itne is broadly the experimental therapies, that is remdesivir extra, and the rates of the cost of COVID-19 as well as IL. ये जो इंश्योरेंस वाले केसेस हैं, having family health insurance cover to be covered as per term condition of the individual policy extra have been apparently charged excessively by the hospital. हाँ जी, तीनों को बारी बारी बताने हैं, पहले केस के हाँ जी, कि ये इन्होंने एक्सेस चार्ज किए हैं. सेकंड इज इट हैज बीन डिसर्न्ड from the pursual of the two bills, namely in respect of Shri D.P. Singhal and Shri Ashok Kumar, covered under insurance scheme, that there is propensity on the part of the hospital to have charged upon them excessively. अब इसके अंदर जो ये तो बिल था जो सिंगल साहब वाला, एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, उसके ये जो अपना मॉनिटर लगे हुए हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, उसके नाम 2 ऑक्सीमीटर चार्ज, 2 ऑक्सीमीटर के पैसे चार्ज किए. मतलब उसको वहां तो ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं है. ये दूसरा केस भी पारस का ही है, ये पारस की है, तीनों पारस की. 2 ऑक्सीमीटर 2 बार चार्ज किए हैं. एक बार तो 1800 रुपए की है, और उसी हॉस्पिटल ने वही ब्रांड 2500 रुपये दोबारा 2500 रुपये चार्ज किए. ऑक्सीमीटर एक बार तो 1800 रुपये दिए, दूसरी बार दिया 2500 रुपये, तो उसके अंदर जो लगाए हुए हैं पैसे. The third is the committee fails to understand as to why the person not covered under the insurance scheme, that is in case of provisional bill IP number itne dated 13/5/21, patient name Shri Jog Dhyan, he has been charged upon separately for trusts such as physiotherapy, dialysis, cardiology and miscellaneous services extra in the instance upon the patient, and thereafter rectifying the same subsequently and charging as per the Haryana government guidelines after cross verification of the case by the committee on 16/5/2021. ये जो मैंने बताया, 60 से 290 हुआ है. जो ये उनका बिल था 7,59,000 का, अब जो बिल जो आया उनका अब आया 2,90,000 का. लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास उसके जो अटेंडेंट हैं उनका अब फोन आ रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है. पेशेंट वहीं एडमिटेड है, उनको परेशान किया जा रहा है कि आपने हमारी कंप्लेंट की है जी, तो इसलिए आपको ना तो कोई डॉक्टर उनको, मतलब उनके के मुताबिक वो कह रहा है कि ना कोई डॉक्टर चेक कर. हरास कर रहे थे. हरास कर. सर जो ये नाडा साहिब पे पारस हॉस्पिटल है उसी की बात. हाँ, उसी की. कौन है सर इसके ओनर वगैरह, कुछ आप लोगों की इतनी डिटेल निकाली है? वहाँ मैनेजमेंट के डॉक्टर वही थे. डॉक्टर क्या नाम था ओनर कौन है सर इसका? ओनर का कोई जो मुझे बताया गया है कोई जैन है, ये पता नहीं कौन है. हाँ, lastly it is recommended the committees of the considered view that for the above 3 conclusion drawn, the hospital should be warned, cautioned and seeking an explanation to their conduct by the health authorities. ये कमेटी ने कंक्लूजन निकाला है कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए. सर एक बात बताएं, जैसे आपने पहले 7 लाख के बिल के बारे में बताया और बाद में उसको लगभग 3 लाख रुपए कर दिए, अगर आप दखल ना देते तो ये 7 लाख ही वसूले जाते हैं, क्या लगता है आपका अनुमान क्या है? बिल्कुल वसूले जाते. आगे मैं दूसरे जो बिल बता रहा हूँ, ये जो दूसरी जो सबसे बड़ी मेरी चिंता का विषय है, ये जो बिल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो इंश्योरेंस जिनकी हुई है उनकी बिलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेना है. ये उसमें एग्जम्प्टेड है स्कीम के अंदर, तो इसलिए पैसे गवर्नमेंट से मिलने हैं. अभी मेरे पास कल ही एक बिल आया 11.5 लाख रुपए का, 11.5 लाख रुपए का. बट ही इज, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है
तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि सर, लेकिन अल्टीमेटली तो बोझ इसका सरकार के ऊपर पड़ रहा है। यानी वो सरकार से चार्ज करेंगे और लोगों से भी ले रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये जो पैसे हैं जो उनका बिल है वो सरकार से चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली तो सरकार को चूना लगाया जा रहा है इसके उसमें, जो गवर्नमेंट ने अप्लाई है या जिसने इंश्योरेंस किया है वो इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है, 11 लाख का बिल किस हॉस्पिटल का है? इसी हॉस्पिटल से। सर ये जो कमेटी है एक बार ये बता दीजिए इसमें कौन कौन मेंबर हैं और किस तरीके की शक्तियां हैं इसको लेकर? मैंने बताया ना, अभी बताया था मैंने। ये एक चीज और है, एक चीज और है कि ये जो रेट्स तय किए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने रेट्स तय किए हैं, ये उसमें इंश्योरेंस में और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मामले में को कवर नहीं करते। अच्छा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एग्जम्प्टेड है। हाँ, मतलब हॉस्पिटल को एग्जम्पशन है वो इनके जैसे मर्जी बिल बना रहे हैं। इंश्योरेंस के भी एज पर देयर पॉलिसी बना सकता है। ये जो 18,000 रुपये तय हुआ है पर डे का, ये जिनकी इंश्योरेंस नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए उनके है। लिए। सर ये सारी लबोलबाब ये चीज़ें आपने इन्वेस्टिगेट करा, बिल कम हो गया, आप कह रहे हैं कि मामला दर्ज होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, आगे की क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट मैंने अभी आज ही हेल्थ मिनिस्टर अपने विज साहब से ये सारी जानकारी उनको दी है। उन्होंने कहा है कि ये सारे पेपर्स मेरे पास भेजिए, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँ। जो एक्सप्लेनेशन आपने कॉल करने को जैसे रिकमेंडेशन है, तो एक्सप्लेनेशन वो इस कमेटी को देंगे या किसी और को देंगे? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सरकार जो है ना, अब इसको सरकार को हम भेजेंगे, सरकार उसकी जो एक्सप्लेनेशन ले, उनका लाइसेंस कैंसिल करे या जो भी, ताकि जो एक गरीब आदमी जो एक पीड़ित है कोविड के कारण, ये मानवता के आधार पर भी ऐसा आज के टाइम में करना जो है वो बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल ख़ास तौर पर जो हम कहते हैं कि ये सेवा का स्थान है या डॉक्टर दूसरे भगवान हैं ना, अभी उनका कम कर दिया ना। भाई बाकी तो दो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो सरकार ने पे करनी वो है। दोनों दीवान साहब इंश्योरेंस के हाँ, वो तो चुना लग गया। वो तो अगर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे बिल जो हैं, चाहे वो सरकार के हैं जो सरकार ने पे करने हैं या इंश्योरेंस कंपनीज ने पे करने हैं, उन सब की भी ऑडिट होना चाहिए। तो आप पूरे हरियाणा की मांग करते हैं? बिल्कुल, मैं पूरे हरियाणा की मांग करता हूँ। अब बिल्कुल हो रहा है, चेकिंग आए, वहाँ कमेटियाँ बनाएं इस प्रकार की, वहाँ पर इंडिपेंडेंट कमेटीज बननी चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बिलिंग हो रही है उसको वो चेक करें। जो विधानसभा की कमेटी है हेल्थ वाली, वो भी तो देख सकती है इसको। हाँ, इसको देख सकती है, मैं उसको भी तो नहीं ये हाँ 60% हाँ। एक चीज़ और जो मैं स्पेसिफिक बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ऑल कोविड बेड्स shall be at fixed package rates subject to an upper limit of 60% of the total hospital of bed capacity। कि 60% की जो उनकी अपर लिमिट है उससे उतने होंगे। मतलब जो कोविड पेशेंट हैं कोविड के लिए फिक्स रेट वाले होंगे। हाँ। जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किया है वो भी नहीं। वो भी जो कमेटी बनी है पंचकूला में, हम लोग चेक करने जा रहे हैं। अब इस डाटा को भी चेक अब मैंने एक बात कही है कि ये जो दूसरा मामला जो मुझे लगता है, ये प्रोविजनल बिल इतना क्यों बना और फिर इसको रिड्यूस करके एक्चुअल बिल जो है 2,90,000 का कैसे बना, इसके ऊपर भी ये जो, क्योंकि हर पेशेंट को पहले वो प्रोविजनल बिल देते हैं, वो जो हाँ जी हाँ हाँ इतना हो गया बिल, तो इतना हाँ। तो ये स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि इसके लिए ऑडिट की मांग करेंगे पूरे? बिल्कुल, मैं अभी आज लेटर लिख रहा हूँ, कई अस्पतालों में क्या होता है कि जो रेट है उनकी रेट लिस्ट भी लगी दिखाई नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस वाले भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वो भी
अभी हमने एम्बुलेंस के रेट्स भी फिक्स कराए हैं। मैंने यहाँ पर तो जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के रेट फिक्स कराए हैं, और अभी परसों ही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के बाहर ये जो बेड्स, एक्चुअली क्या है कि बेड्स के रेट तो लगा देंगे वो, लेकिन जो मेडिसिन के रेट हैं, देखने की बात तो ये है कि जो मामला सारा मेडिसिन के ऊपर 3 गुना रेट चार्ज करने का है। जो वहाँ पर ये लग रहा है क्या नाम अपना मेडिकल का सारा सामान लग रहा है, वो सारा 3 गुना चार्ज करें। आप मार्केट के अंदर रेट पता करें और उनके रेट पता करें। स्पीकर साहब, पंचकुला में लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि कमेटी है, दवाइयाँ भी आपने इसमें कहा कि एसेंशियल मेडिसिन जो है उसको भी प्रोवाइड करने की बात आ रही है। ब्लैक फंगस को लेकर एम्फोटेरेसिन बी, उसकी अवेलेबिलिटी का स्टॉक पंचकुला में कितना है? कल परसों एक पेशेंट कल आया है, परसों आया है, लेकिन उसकी जानकारी हाँ आपके पास है, इनके पास है। ऐसा ये जो इंजेक्शन है इस समय जो फंगस के अंदर, ब्लैक फंगस के अंदर यूज़ हो रहा है, ये रूटीन के अंदर बहुत कम यूज़ होता है। ऑल ओवर इंडिया इसकी जो डिमांड रहती थी रूटीन के अंदर 1500 से 2000 इंजेक्शन पर ईयर की डिमांड रहती है। अभी परसों ही मैं डिटेल देख रहा था, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस एकदम आने लगे हैं, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ही सिर्फ 500 इंजेक्शन की डिमांड थी, क्योंकि कम डिमांड की वजह से प्रोडक्शन नहीं है, तो इस वजह से एकदम शॉर्टेज हो गई है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी ही शॉर्टेज का तो समझ आता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऐसा जी लगता ही नहीं थे। इस वजह से किसी के पास 1, 2, 4 वैरायटी के लिए होती थी, एकदम डिमांड आने की वजह से तो ये मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक। पंचकुला में भी एक भी इंजेक्शन, पंचकुला में अभी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर स्टॉक आ जाएगा। यार जी, इसके अलावा 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं पंचकुला में, उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। 2 दिन से वहाँ कोई वैक्सीनेशन कल शुरू हो रही है, ये कल शुरू हो रही है, कल शुरू हो रहे हैं, कल शुरू हो रही है। और ड्राइव थ्रू से शुरू कर रहे हैं। हमने स्पॉट को वेरीफाई कर लिया है। मैं खुद जाकर के डीसी और डीसीपी स्पॉट पर जाकर के वहाँ देखा है। कल मोस्ट प्रोबेबली कल को शुरू हो जाएगा। कितने सेंटर बनाए गए हैं? हाँ जी, हाँ, मैं चाहूँगा, क्योंकि ये मामला जो है ये पेशेंट से जुड़ा हुआ है, मानवता से जुड़ा हुआ है। मानवता की मतलब इस प्रकार से जो दुखी व्यक्ति है इस कोविड के कारण, जिनकी डेथ भी हो चुकी है, उन लोगों से इस प्रकार का ये जो मैं कहूँगा ये तो एक एक्सटॉर्शन है, मैं कहूँगा इसको, जो उनके मजबूरी में उनको देनी पड़ रही है। सिंघल साहब, आप फार्मेसी काउंसिल के मेंबर भी हैं, आपको साफ दिखा सारे रिपोर्ट्स में कि किस तरह फार्मेसी वाले लूट रहे हैं अस्पताल के अंदर। तो सबसे पहले त्वरित कार्रवाई तो आप ही की तरफ से होनी चाहिए। ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए जो लोग लूट रहे हैं, क्योंकि अगर आप ही मुख्यमंत्री के सारे या स्वास्थ्य मंत्री सारे रहेंगे तो फिर तो ये जांच और ये कागज पत्र चलता ही रहेगा। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, जो फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन है वो फार्मासिस्ट की स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको एजुकेशन को लेकर चिंता करते हैं। लाइसेंस देना या कैंसिल करना फार्मेसी काउंसिल का प्रीव्यू नहीं है। तो आप ही देते हैं ना सर? नहीं, सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से होता है, फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से केमिस्ट का लाइसेंस इशू होता है। लाइसेंस देना और कैंसिल करना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो स्पीकर साहब ने कहा दवाइयों के रेट को लेकर, बहुत सारी मेडिसिन और सर्जिकल गुड्स जो हैं उनके एमआरपी बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सरकार के उनका एमआरपी पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता। मार्केट में कंपटीशन के चलते वो काफ़ी कम दामों में बिकते हैं। और हॉस्पिटल्स में ये देखा गया है, जिन हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसीज होती हैं वो जो चार्ज पेशेंट को करते हैं वो एमआरपी के हिसाब से करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एमआरपी का और मार्केट रेट का बहुत फ़र्क होता है। और इसी तरह मेडिसिन के अंदर हैं कुछ मेडिसिन तो डीपीसीओ हमारे होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसके अंदर रेट तय होते हैं, उनके तो एमआरपी उस रेट से ज़्यादा नहीं होता। काफ़ी मेडिसिन जो है डी कंट्रोल कैटेगरी में होती हैं, जिसमें कंपनीज अपनी मर्जी के मुताबिक एमआरपी रख सकती हैं। तो वो एमआरपी ज़्यादा वाला जो रखे, मार्केट में कंपटीशन में फिर कम रेट में बिक जाता है एमआरपी पे। पर जितनी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज हैं उनकी चार्जिंग एज पर एमआरपी होती है, कोई पेशेंट को डिस्काउंट नहीं मिलता, इस वजह से दिक्कत आती है। इसमें ये जो थोड़ी जो जनरल 3 दवाइयों के ऐसे दाम जो 3 गुना ज़्यादा पे उनको चार्ज किया गया और बाहर अवेलेबल थे, कोई अगर स्पेसिफिकली उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं तो आमतौर पर यूज़ होती है। अभी जैसे मैं बिल के थ्रू 100 रुपये की 5 दवाई थी, उन्होंने 300-400 रुपये दी। अभी बिल के 1000 रुपये की 3000 अब योग दयान जी के बिल कोई गो थ्रू हो रहे थे, जो एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं
मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों का जो बॉक्स है 400-500 रुपए के बीच में मिल जाता है, वो 1250 रुपए का चार्ज पर बॉक्स उन्होंने बिल के अंदर किया हुआ है। ऐसे ही वो है। इसी तरह ये मेडिकल गुड्स की ऐसे अपना इसी तरह सर्जिकल ग्लव्स हैं जो मार्केट में 30 या 40 रुपए का पेयर बिक जाता है, तो उनके 90 रुपए की चार्जेज हैं। वो एमआरपी के ऊपर है, वो मार्केट में एमआरपी पे नहीं बिकता, वो कम रेट पे बिकता है। मेडिसिन में भी जैसे एक प्लाज्मा प्रोटीन है, मार्केट में कम्पिटेटिव रेट में 3500-4000 की मिल जाती है, तो उन्होंने 6600 रुपये एमआरपी है तो 6600 रुपये चार्ज किया हुआ है। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि आप सरकार को लिखेंगे कि आप कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की सिचुएशन होती है सर, एपिडेमिक एक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो क्या संभावना तलाशी जाएंगी कि एपिडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है सर? क्या नहीं, इस समय तो दो ही एक्ट हैं, चाहे वो एपिडेमिक एक्ट है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो दोनों लागू हैं, उनके तहत ही मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी खुद ही कर देंगे, हाँ, इसको कर सकते हैं कर डीसी। स्पीकर साहब, जैसे कि आपके पास 3 शिकायतें हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, कई इस तरह की भी शिकायतें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती और वो आप तक नहीं भी पहुंच पाते, तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई पोर्टल जिसपे आम नागरिक, आम आदमी अगर ऐसे दिक्कत में है तो वो उसमें अपना हमने वहाँ लिखवाया नंबर। मैं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, आज सीएमओ ऑफिस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें जो सरकार द्वारा तय है रेट हैं वो मेंशन किए गए हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर लिखे गए हैं। भी अगर किसी भी मरीज को दिक्कत आती है, 4-5 मोबाइल नंबर हैं, उनके ऊपर वो संपर्क करके अपनी कंप्लेंट दे सकता है। बाकी स्पीकर साहब को असेसिबल है, मेल करेगा, जैसे भी करेगा तो आगे कार्रवाई उसके ऊपर। वो पंचकूला की बता रहा हूँ, पंचकूला स्टेट की बात कर रहा हूँ कि पूरी स्टेट में देखिए मैं थोड़ा सा मैं आपको क्योंकि मतलब आपने कहा कि पोस्टर लगा, इस पे हेल्पलाइन होगी, रेट्स होंगी, हाँ। तो क्या हर हॉस्पिटल के बाहर हाँ हाँ हाँ, हर हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उनके बाहर लगाया गया है। ये मैंने कहा है, परसों ही कहा था कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो रेट्स प्लस नीचे जो ये नंबर है कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इनका नंबर जो है वो वहाँ पे लगा दें। कई बार ऐसा देखा है नंबर उठते भी नहीं और नंबर भी कोई शिकायत का विवरण या रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पोर्टल या कोई इस तरह का व्यवस्था सरकार को ऐसा है कि देखिए सभी नंबर अवेलेबल है, मेल अवेलेबल है, मेरी मेल है, डीसी साहब की मेल है, सबकी मेल है, उनके ऊपर डाले जा सकते हैं। ये मेरे पास जो आए हैं मेल से ही आए हैं, जो भी आए हैं। अभी ये एक और आया है जी, देखिए 11,31,800, ये 11,31,000 का बिल है। सरकारी आदमी हाँ सरकारी, ये इंश्योरेंस वाला है जी। इंश्योरेंस वाला है। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस और ये जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो, ये तो इशू ये है कि पंचकूला को उदाहरण बनाते हुए हाँ आप ये कहेंगे कि पूरे प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये ऑडिट को हाँ पूरे प्रदेश में अगर किसी से और जाति किया है तो उसकी कोई वहाँ का जो एमएलए है उसके पास शिकायत की जाए या डीसी के पास शिकायत की जाए, ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए। मैं भाई हेल्थ मिनिस्टर के पास करें, सीएम के पास करें, किसी के पास करें। ये तो ये दिमाग जी अभी मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा, मैं कल पढ़ रहा था हरियाणा के अपने किसी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर ने 2 हॉस्पिटल को ऐसे डीनोटिफाई भी कर दिया कोविड से, वो बिलों को लेते हुए, मतलब वो मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं ध्यान आ रहा है, रेवाड़ी में किया ऑर्डर। देखिए साहब, आपने इसके साथ ही जिक्र किया था कि जिन लोगों ने शिकायत की है उन पेशेंट्स को या उनके तीमारदार जो है उनको परेशान किया जा रहा है, क्या इस पे अलग से कोई कार्रवाई? नहीं, अभी उनकी तरफ से अभी फ़ोन पे ही मुझे बताया, कोई रिटर्न आएगा तो फिर बात करेंगे, उनको लिख करके उनकी तरफ से कंप्लेंट आएगी, क्योंकि फ़ोन से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब से ये पड़ा है, वो कह रहे जी आपने हमारी कंप्लेंट की है, ना कोई डॉक्टर चेक करने आया है और ना कोई वहाँ पर उनका ध्यान दे रहा है, और वो 5-6 दिन से अनकॉन्शियस है। इस पे कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसीलिए शिकायत नहीं करते कि कहीं फिर हॉस्पिटल्स वाले उनको हैरास हो। नहीं, ये हमने जो बिल मंगाए हैं ना, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये उनके इसीलिए मंगाए हैं। वो तो दे देंगे, जो वहाँ पे हैं वो देते नहीं है, वो बोलते ही नहीं है कि हमारा पेशेंट ना कहीं ख़राब कर दें। एक और मैं समझता हूँ कि जो पेशेंट को हेल्प कर सकती है, या जो उनके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स नीचे खड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि हमारे पेशेंट का क्या हाल है, क्योंकि कोविड के अंदर जाने नहीं देते। तो ऐसी फैसिलिटी के
जो वहाँ पेशेंट है उसका इससे क्या नाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात हर एक दिन के अंदर एक बार तो मतलब उनको करवानी चाहिए। ऐसी फैसिलिटी जो है ना अगर हो जाएगी तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको उससे हाँ ये मतलब ये तो एक मैं कहता हूँ कि मानवता के आधार पर है तो ये हॉस्पिटल्स वालों को करना चाहिए। अभी वो शुरू नहीं हुई अभी। कई जगह करवाते पंचायत में खबर छपी है, लड़का वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात भी कराते थे, उसने कहा मैं मर रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं है, हाँ डेथ हो गई उसकी रात को। हाँ तो वही हमने कहा है, हमने यहाँ भी कहा है, डीसी को भी कहा है कि ये ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, एक इससे हटके हम कोई दूसरा सवाल भी कर लें। प्रतीक चौधरी वाले मामले में जो एजी की राय आई थी, कल के लिए छोड़ दें कल के लिए छोड़ दें। खबर है आपकी, खबर है तो अलग अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो कल के लिए छोड़ दे उसको। उससे बातचीत कल करेंगे। हाँ रिपोर्ट आ गई सर? नहीं अभी नहीं आई है, आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, इसलिए कल उम्मीद है कल तक आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सभी चाय लेके जाएं। चाय दो भाई, लगाओ यही लगा दो। वैसे तो दिनेश जी ये टाइम जो है ना चाय वाला नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।